Good morning to all students. Second lesson, India under colonial rule. इसमें की पॉइंट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कर्नाटक वार, conflict with Nawab of Bengal and expansion of the British Europe. टॉपिक दिया हुआ है इन लेट 18th सेंचुरी पॉलिटिकल कंडीशन। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया वाज अनस्टेबल। औरंगजेब वाज डेड इन 1707। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया बिकेम अनस्टेबल। क्यों हो गया? राजनीतिक स्थिति अस्थिर क्यों हो गई? His successor fought with one another for succession for getting the throne of Delhi. उसके वारिसों ने दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ गए। The court of औरंगजेब which was left by औरंगजेब के द्वारा जो उसके दरबार छोड़ा गया था, the courtiers of Delhi were divided into many groups. कई ग्रुपों में बट गए। The famous group of them was तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। Some group में divided हो गए। The group of people जो उसके दरबारी थे वो इन ग्रुपों में डिवाइडेड हो गए। तुरानी वाले अपने आप को तुरानी ग्रुप में डिवाइड कर लिए, ईरानी अपने आप को ईरानी में, जो अफगान से आए थे अफगानी में, और हिंदुस्तान जो यहाँ के थे हिंदुस्तानी में अपने आप को डिवाइड कर लिया। यानी 18वीं शताब्दी में जो पॉलिटिकल कंडीशन भारत का था वह अस्थिर हो गया, अनस्टेबल हो गया। जब तक औरंगजेब जिंदा था पॉलिटिकल कंडीशन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया वाज अनस्टेबल। उसके सक्सेसर जो हुए दे वर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज ए ओल्ड मुगल। वे पुराने मुगल शासकों की तरह मजबूत नहीं थे। सबसे पहले तो उसकी मृत्यु के बाद उसके जो भी सक्सेसर थे दे फॉट विथ वन अनदर फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली and courtiers divided oneself into different group, तुरानी, ईरानी, अफगानी एंड हिंदुस्तानी। इसके बाद एंड एवरी टाइम यानी कॉन्स्टेंटली फाइटिंग एंड कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट वन अनदर। एक दूसरे के बीच षड्यंत्र करना, एक दूसरे के बीच लड़ाई शुरू हो गई आपस में। First we have to understand East India Company, EEIC, East India Company। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? The establishment of East India Company became in 1600 in England। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? By a small group of merchant। स्मॉल ग्रुप ऑफ मर्चेंट के द्वारा हुआ था। किसकी परमिशन से? बाय रिसीविंग द परमिशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के परमिशन से कुछ व्यापारियों ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया। एंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑर्डर टू ग्रुप ऑफ मर्चेंट फॉर द ट्रेडिंग विथ ईस्ट फॉर दैट कंपनी। उस कंपनी के लिए उन्होंने परमिशन किया कि आप पूर्व के साथ, पूर्व के देशों के साथ, पूर्व के क्षेत्रों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। एंड दिस कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, परसुएडेड मुगल एम्पेयर औरंगजेब टू इशू फरमान। उसने औरंगजेब को परसुएडेड किया, मनाया, बहलाया, उसे राजी किया। टू इशू फरमान, फरमान में उर्दू शब्द है ऑर्डर,
जारी करने के लिए उसे परसुएट किया। टू ग्रांटिंग कंपनी टू ट्रेड ड्यूटी फ्री इन बंगाल, यानी बंगाल में वो बिना टैक्स के व्यापार कर सके। इसके लिए औरंगजेब को उन्होंने तैयार किया कि औरंगजेब उनके लिए फरमान जारी करे कि वह बंगाल के साथ बिना पैसे के, बिना टैक्स के वो व्यापार कर सकते हैं। नो वन टाइप ऑफ टैक्स वुड बी इम्पोज्ड ऑफ दैट कंपनी, उनके ऊपर किसी तरह का टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। वो इस तरह का ऑर्डर चाहते थे औरंगजेब के द्वारा। इन 1612 कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री, कहाँ पर इस्टेब्लिश की? तो सूरत में। सिमिलरली अदर फैक्ट्रीज, इसी तरह से दूसरी फैक्ट्री भी जो थी वो दूसरे विभिन्न शहरों में इस्टेब्लिश हुई। मद्रास में, चेन्नई में, मुंबई में, अलग अलग जगहों पर सेटअप हुई। इसके बाद देख लेते डच ईस्ट इंडिया कंपनी। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप 1602, परमिशन बाय गवर्नमेंट, द इस्टेब्लिशमेंट देयर सेटलमेंट, उसका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर था? कोचिंग में, गोवा में, दमन में, दीव में, यहाँ पर था। बट डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट इंटरेस्टेड टू ट्रेड विथ इंडिया। The Dutch East India Company was mostly interested for the trading with Indonesia island, यानी भारत के पूर्व के देशों में, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ वो व्यापार करने के लिए इंटरेस्टेड थी। नॉट इंटरेस्टेड फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया बिकॉज देयर वाज ए लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर गेटिंग सम प्रॉफिट। सो that company tried to leave this country and started to trade with Indonesian island। इसलिए यहाँ पर दिया है कि more interested in Indonesian island despite having flourishing trade in India। After intermittent war and agreement with the British, they concentrated more of the Indonesian island। और ब्रिटिश के साथ कोई एग्रीमेंट पर साइन के साथ या किसी कॉम्प्रोमाइज के साथ दे वर रेडी टू ट्रेड विथ इंडोनेशियन आइलैंड एंड आफ्टर दैट दे लेफ्ट दिस कंट्री। उन्होंने इस देश को छोड़ करके पूर्व के देशों के साथ ही व्यापार करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे वी शैल डिस्कस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, आपको इसमें समझना है कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मेन टॉपिक समझना है, किसके ऑर्डर से हुआ था और औरंगजेब से क्या वो चाहते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ पर अपना ट्रेड सेटलमेंट किया और भारत को छोड़कर कहाँ पर व्यापार का विकास किया। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स। और जो भी मीनिंग होगा आपको टॉप मीनिंग मैं दिखा देना। इसमें टॉप मीनिंग कोई उस तरह का मीनिंग नहीं है। कॉन्स्पायरिंग षड्यंत्र होता है। और इधर देख लो, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, परमिशन मीन्स अनुमति, मर्केंडाइज मीन्स कुछ भी नहीं, परसुएड मीन्स मनाना या बहलाना, फ्लोरिशिंग मीन्स क्या कहा जाए, फ्लोरिशिंग मीन्स फैलता हुआ नहीं, फला फूला या एक्सपेंडेड फॉर्म में विस्तृत। इंटरमिटेंट देखना पड़ेगा इसका। कॉन्सेंट्रेटेड एक साथ एक जगह पर ध्यान केंद्रित करना। आगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।